जी बेटा जी, ये वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज हम तकरीबन कोई 6 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अगर आपको लगे कि कोई चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, मैं जो भी बात करूंगा वो इस आर्टिकल में लिखी हुई है जी। आप बाद में इसको पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपको लगे कि कोई चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो होपफुली आपने इस चीज़ के लिए अपना एक सेपरेट रजिस्टर रखा होगा। ठीक है, जहाँ पे आप फैक्ट्स फिगर नोट करते जाएं। ठीक है, क्योंकि यही वो आर्ग्यूमेंट, यही वो एग्जांपल्स, यही वो फिगर्स होते हैं जो आपने अपनी पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और अपने एसए के लिए यूटिलाइज करने होंगे। ठीक है जी। देखिए, ये जो आर्टिकल है ना, इट एक्सप्लेन्स अ पावरफुल आइडिया। अब पावरफुल आइडिया किस चीज के बारे में ये एक्सप्लेन करते हैं? ये कहता है कि देखिए, जो वॉर्स हैं ये क्विकली एंड तो हो सकती हैं, मगर इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सदियों तक रहते हैं, सेंचुरीज तक लास्ट करते हैं इनके कॉन्सिक्वेंसेस। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो है इस वक्त, वो है ईरान वॉर। ईरान वॉर इज वन सच एग्जाम्पल। वो कैसे जी? राइटर कह रही हैं कि ये नहीं मैटर करता कि ये जो वॉर है ये कब एंड होती है और किस तरह से एंड होती है, लेकिन इसकी जो सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक इफेक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया को फील हो रहे हैं और आगे जाके फ्यूचर में भी फील होंगे। वो कहती है कि देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट से। तो इस वॉर की वजह से, ये जो मिडिल ईस्ट में एक वॉर चल रही है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो मोस्ट डैमेज हुआ वो हुआ जी मिडिल ईस्ट। जिस तरह से आपको पता है, उनके ऑयल गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट तबाह हुआ है। एनर्जी सप्लाईज पूरी दुनिया में डिस्टर्ब। ठीक है। और यही वजह है कि जो ऑयल और गैस की कीमत में जो एक शार्पली एक आपको इंक्रीज नजर आ रहा है, वो ये ईरान वॉर का एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फिर इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल एनर्जी एनर्जी की एक एजेंसी है, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है वो हिस्ट्री में इस कदर डिसरप्ट नहीं हुई जितनी इस ईरान वॉर से हो चुकी। फिर इसी के साथ साथ नेचुरल गैस की, आपको पता है इंडिया में मीम्स बन रहे हैं क्योंकि इंडिया की जो गैस है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है ऑलमोस्ट 81%। तो डेफिनेटली अब आपको पता है कि एलएनजी की जो फैसिलिटीज हैं वो भी डैमेज हुई हैं। अब ना ही वो एक दिन में बनी थी और ना ही इन फ्यूचर वो एक दिन में दोबारा से रीबिल्ड होंगी। तो इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया है, प्राइसेस को इनहेंस किया। फिर इसके साथ साथ उन्होंने एनर्जी की जो प्राइस है, ठीक है, उनको उन्होंने एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की है। ऑस्टेरिटी मेजर्स किए हैं। सिर्फ पाकिस्तान ने ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं किए, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स किए। ठीक है। तो यहाँ पे हमें, हम आप जो देख रही हैं कि एक इस ईरान वॉर की वजह से एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आया है, तो ये और भी कंट्रीज फेस कर रही है। यूरोप भी इसको फेस कर रही है। ठीक है। जैसा कि आईएमएफ ने, आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ कहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी इस वक्त एक अंधेरे से गुजर रही है। और ये जो अंधेरा है ये अभी छटेगा नहीं। अगर ये वॉर रुक भी जाती है तो ये अभी खत्म नहीं होगा, ये फ्यूचर में भी इसको फेस करना पड़ेगा। तो अब ये हुआ किस तरह से, थोड़ा समझिएगा। आईएमएफ ने इसके साथ साथ एक दो चीजें और भी प्रिडिक्ट की हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं जी, इसी साल जो ग्लोबल ग्रोथ है, इसी साल जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 3.1% रहेगी। इन्फ्लेशन हाई होगी। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन का एक खतरा है। जिस तरह आपको पता है 1930 में भी एक रिसेशन आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। और सबसे ज्यादा जिन कंट्रीज ने सफर करना है, पुअर कंट्रीज विल सफर द मोस्ट। और इसके साथ साथ यूएनडीपी यूएनडीपी ने कहा कि 32 मिलियन लोग पूरी दुनिया में इस वक्त इस वॉर की वजह से पॉवर्टी का शिकार हो चुके हैं। अब ये तो थे इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स।
ना सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, आपने इसमें सोशल इम्पैक्ट्स भी देखे और फिर ये भी देखा कि बेसिकली जो इंटरनेशनल इस वक्त इदारे हैं इंस्टीट्यूशन से वो क्या कहते हैं इसके बारे में। फिर अगर हम इसके डिप्लोमेटिक फॉल आउट्स के बारे में बात करें तो डेफिनेटली हमें ये नजर आता है कि इसराइल इस वक्त आइसोलेट हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रही है इसराइल को। जिस तरह स्पेन ने आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया इसराइल, इटली डिफेंस डील थी इटली के साथ इसराइल की जो कि इटली ने सस्पेंड कर दी। फ्रांस ने एयर स्पेस देने से यूएस को डिनाई कर दिया। फिर यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि जर्मनी ने क्रिटिसाइज किया इसराइल के एक्शंस के लिए जो उन्होंने वेस्ट बैंक में। और अभी यूरोप में 1 मिलियन लोग, कितने जी 10 लाख लोगों ने एक पिटिशन साइन की है कि यूरोपीय यूनियन का जो इसराइल के साथ एक एग्रीमेंट है उसको सस्पेंड किया जाए। यही नहीं बेटे, फिर इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे भी इसराइल की जो सपोर्ट है वो कब होती हुई हमें दिखाई दे रही है। प्योर रिसर्च सर्वे, प्योर रिसर्च तो आपको पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक सर्वे किया था इसराइल की पॉपुलैरिटी के हवाले से अमेरिका में, उसकी सपोर्ट के हवाले से। तो आज से 3 साल पहले भी किया था। तो जब आज 3 साल पहले किया था तो उन्होंने देखा कि 40% जो अमेरिकन है वो इसराइल की फेवर में नहीं थे आज से 3 साल पहले। और आज 3 साल के बाद 60% जो अमेरिकन है वो इसराइल के खिलाफ। यानी कि तेजी से जो सपोर्ट फॉर इसराइल इज फॉलिंग। इसके साथ साथ अगर आपने देखा हो अभी जब इसराइल ने गाजा के ऊपर जो एक बारबेरिक अटैक्स किए, वहां पे जो एक जेनोसाइड कमिट किया, तो यंग जो अमेरिकन थे वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गए टुवर्ड्स इसराइल। ठीक है, तो बेटा डिप्लोमेटिक फॉल आउट के बाद, डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस के बाद फिर आगे सिक्योरिटी इंपैक्ट्स भी आते हैं। जो वॉर है उसने क्या किया, उसने डेफिनेटली यूएस का जो एक हेजमनी थी या यूएस की एज अ मेन प्रोटेक्टर ऑफ गल्फ कंट्रीज की एक जो हेजमनी थी उसको वीकेंड कर दिया, एक तरह से उसको ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ दिया। और बहुत सारी गल्फ स्टेट्स जो डेफिनेटली यूएस के ऊपर बिलीव करती थी, नाउ दे आर थिंकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स। और उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल क्या है, जो सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, ये एक सबसे बड़ी मिसाल है उसकी। इसी तरह से उसी टाइम पे आपने एक चीज और देखी होगी कि जो अभी ईरान, ईरान को नो डाउट बहुत डैमेज हुआ। आप जो सोशल मीडिया पे देखते हैं वो कुछ भी नहीं है जी, वो जस्ट एक नैरेटिव है। असल में ईरान का जो डैमेज हुआ है वो यूएस के मुकाबले में, जैसा कि मैं एक और मिसाल देता हूँ, यूएस के अभी तक सोल्जर्स की जो डेथ हुई है वो 13 है या 15 है, इतने, बट ईरान के थाउजेंड्स में। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान का जो डैमेज है वो बहुत सारा है। लेकिन जब ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया तो उसके बाद ईरान इमर्ज हुआ एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के तौर। और जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया तो पता चला कि भाई सारा का सारा गल्फ स्टेट वहां पे खड़ा हुआ। कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान की 80% जो एनर्जी है वो वहीं से आती है जी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम जैसी कंट्रीज के। और स्टेट ऑफ हॉर्मस ने ही एक ईरान को एक स्ट्रेटेजिक पावर बना दिया ओवर मिडिल ईस्ट एनर्जी एक्सपोर्ट्स। तो यही बेटा इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉर जो होती है वो सिर्फ बॉम्ब्स नहीं है या बैटलफील्ड्स का नाम नहीं है, क्योंकि इट इज चेंजिंग। ग्लोबल इकोनॉमी इससे डिस्टर्ब होती है, आपके इंटरनेशनल अलायंसेस जो होते हैं वो चेंज होते हैं, पब्लिक ओपिनियन जो है वो इससे शेप होती है, डेफिनेटली जो पावर बैलेंस है वो भी शिफ्ट होते हैं। तो सिर्फ आप पहले दौर में आप देखते थे कि वॉर जो थी वो जस्ट बॉम्ब फेंक देना या बैटल फील्ड, या उससे पहले हम देखते थे तो वो भी इसी तरह से थी। तब बॉम्ब्स नहीं होते थे, तब आपको पता है कि डेफिनेटली तलवारों से काम लिया जाता था। तो लेकिन अब चीजें चेंज हो रही है, अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही है। आप उस किसी भी मैटर को एक ही कॉन्टेक्स्ट में लेके नहीं देख सकते। तो जो इस वक्त सबसे बिगेस्ट ट्रेंड है दुनिया में वो है डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन डोमिनेंस, नॉट ओनली इन द रीजन बट आल्सो इन द वर्ल्ड। सिर्फ रीजन में अमेरिकन डोमिनेंस कम नहीं हो रही, बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिकन डोमिनेंस कम हो रही।
तो वही जहां से हमने बात स्टार्ट की थी वहीं पे हम एंड करेंगे कि वॉर्स जो होती हैं जी वो एंड तो हो जाती हैं बैटलफील्ड्स में, लेकिन देयर कॉन्सिक्वेंसेस कंटिन्यू एवरीवेयर। जी, बात समझ आई? इस आर्टिकल की समझ आई है मेरे बच्चों? जी सर। यस सर। यस। तो इसमें से कोई क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए।